प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। होता है हम बच्चों की साइंस की दुनिया, जहां गुब्बारे भी गाना गाते हैं, वो भी साइंस की मदद से। हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, इनफैक्ट कुछ पूछना है। पूछो, आज तो मैं भी एकदम तैयार हूँ। कौन है जिसके सिर भी तुम भी, रहता नहीं कभी अकेला, ना कीड़ा ना मकोड़ा, ना जानवर ना पंछी, ना सांप ना बिच्छू, बूझो तो कौन है ये? एक क्लू मिलेगा? इस सिर और दुम वाले को केटू बहुत पसंद करती है। केटू को तो कितनी सारी चीजें पसंद है। केटू को बच्चे पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, प्रश्न पसंद है, मॉडल पसंद है। तुम भी ना? इन्हीं में से एक है उसका आंसर। फिर भी तुम भी? I got it। प्रश्न जिसकी सिर है और दुम भी। सवाल के सिर और दुम क्यों है, ये तो आप केटू से ही सुनिए। सवाल के सिर भी और दुम भी, ऑफ कोर्स, नहीं समझे? सिर इसलिए क्योंकि सिर में होता है दिमाग, और हमारे हर सवाल भी होते हैं इंटेलिजेंट, दिमाग वाले। और दुम इसलिए क्योंकि हर सवाल के पीछे पीछे आता है उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी दुम। K3H2 का, यही तो कहते हैं अपने आप को, हर्ष और हेमा H2। सवाल पूछा है टीवी के बारे में। कहते हैं कि टीवी के सामने हाथ रखने से बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे दीपिका और शिवम भी तो गुब्बारों से खेल रहे थे ना। टीवी, बाल, गुब्बारे, सब कुछ ही तो जुड़ा है, देखिए। मैं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और मैं इस पानी के ट्यूब से एक पतली पानी की धार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बन गई। दीपिका, अब जरा बलून पास लाना इसके, और फिर देखिए साइंस का कमाल। गुब्बारे को बालों में रगड़ने से ऐसा क्या हुआ जो पानी की धार भी इसके पास खींची चली आई? ऐसा ही होता है, मैं ये साइंस हम समझ चुके हैं। गुब्बारा बालों से रगड़ता है तो बालों के इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्थिर विद्युत, एक जगह जमा चार्ज। बिल्कुल यही होता है जब टीवी चलता है। टीवी की इलेक्ट्रॉन गन्स स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स दागती हैं, जिससे स्क्रीन के पीछे स्थित फास्फर्स चमकते हैं और स्क्रीन पर तस्वीर बनती है। इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ स्क्रीन पर जमा हो जाते हैं और बन जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, थर्मोकोल की बीड्स तक को स्क्रीन ऊपर खींच लेता है। यही स्थिर विद्युत हमारे हाथों के बालों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो खड़े हो जाते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी ऐसा ही होता है। मैं K2 और आप H2, मैं क्यों और कैसे, और आप हर्ष और हेमा। और आप सबके लिए भी एक बात जरूर याद रखिएगा कि हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर सवाल का जवाब होता है, जैसे इस सवाल का भी है, जो पूछा है हमसे कृष्ण गुप्ता ने। मैंने ताली बजाई, आपको सुनाई दी,
मैंने ताली 2 बार बजाई, आपको 2 बार सुनाई दी, लेकिन फिर ये आवाज कहां चली गई? यही तो पूछा है कृष्णा ने। पूछते हैं कि सुनाई देने के बाद आवाज कहां गायब हो जाती है, कहां चली जाती है? इसका जवाब छुपा है साउंड वेव्स में, ध्वनि तरंगों में। चलिए समझ लेते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन, एक कंपन, मानो एक धक्का। ध्वनि माध्यम को धक्का देकर ही तो आगे बढ़ती है। जितनी जोर का धक्का, उतनी अधिक ऊर्जा, उतनी जोर की आवाज। लेकिन यह धक्का जैसे जैसे दूर जाता है वो कमजोर होता है और आखिर में खत्म हो जाता है। तभी तो आवाज के सोर्स के जितने पास हमारा कान, उतनी जोर की आवाज। दीपिका और शिवम के अड्डे पर एक तस्वीर लगी है सर आइंस्टाइन की। कभी नोटिस किया है? उसमें वो ऐसे जीभ चढ़ा रहे हैं। कभी सोचा है किसको और क्यों चढ़ा रहे हैं? शायद दीपिका और शिवम को भी इसका जवाब ना पता हो। आपको पता है? यही तो है मेरा K3 उन दोनों के लिए। तो देखते रहिए। Sir, one photo. So please, sir, one photo. Sir, please, sir, one. So smile. बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सर आइंस्टाइन का बर्थडे था और प्रेस उनके पीछे पीछे लगा था। भाई इन सब चीजों से तंग आकर उन्होंने जीप चढ़ा दी। और उन्हें क्या पता था कि उनकी ये फोटो इतनी फेमस हो जाएगी कि हर जगह दिखेगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं शताब्दी का सबसे महान साइंटिस्ट कहा जा सकता है। E = mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उन्होंने दुनिया को बताया कि मैटर को, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सर आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्हें तो एक वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है। तभी तो इस वर्ष मतलब 2005 को पूरी दुनिया वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स जैसे मना रही है। K2, हमारा जवाब सही है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। वैसे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे सर आइंस्टाइन। चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। K2 गेम, पर अगला K3? अगले K3 के जवाब में तो है ये गेम, गुदगुदी। देखो इसे तो बिना किए ही हो रही। जब हम खुद को करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी और को करते हैं तो दीपिका की तरह उछल जाता है। K2 पर वैसे भी गेम और गुदगुदी के बीच में क्या रिश्ता? गुदगुदी के सवाल का जवाब इस खेल के साथ। आप भी खेलिए और समझिए कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। यही तो है हुलजुम के सवाल का जवाब। देखिए, खेलते हैं एक खेल, रिफ्लेक्स एक्शन का खेल। देखा कितना मुश्किल है किसी दूसरे के ऐसे गिराने पर कार्ड को पकड़ना, लेकिन अगर हम खुद गिराएं तो आसानी से कैच कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को पहले ही पता होता है कि कार्ड गिरने वाला है, तो वो कैच के लिए तैयार हो जाता है। खुद करने पर गुदगुदी ना होने का राज भी यही है। जब हम खुद को गुदगुदाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को पहले से ही पता होता है कि कोई गुदगुदी करने वाला है। ब्रेन साइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया है कि गुदगुदी तो तब होती है जब कोई और करे, और वो भी अचानक। K2 भी बड़ी ही मजेदार है। हमें हंसाती हैं, हंसी की साइंस बताती हैं, फिर कंफ्यूज करती हैं और चली जाती हैं। और वो भी अचानक। हमने तो सिर्फ एक K3 पूछा था। 2 लेटर्स में एक क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन जल जाता है और ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है ना? लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं और वाटर आग को बुझाता है। बड़ा ही गोलम गोल क्वेश्चन है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बात तो ये है कि
केटू ने भी इसका जवाब नहीं दिया। कहने लगी खीरा, मुझे खीरा खाना है, और फट से चली गई। खीरा मुझे बहुत पसंद है, और नमक लगे खीरे का तो स्वाद ही और है। अरे भाई, इस नमक में छिपा है आपका जवाब। मैं आपके सवालों का जवाब ही तो दे रही हूँ संदीप और अभिषेक जी। अरे भाई, ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, सोडियम जहरीली है, क्लोरीन भी विषैली, पर दोनों मिलकर बनाते हैं नमक। नमक जो जहरीला नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी है। विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट नियम समझ लें। एलिमेंट्स के मिलने पर जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। अब बात पानी की। गुब्बारे में भर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलते हैं तो लगती है आग और बन जाता है पानी, वाटर, H2O। पानी जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग। पानी तो वो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जलने से बनता है। पानी की गर्मी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आग बुझाता है। शिवम, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पानी बॉईल होता है। नहीं दीपिका, बॉईल नहीं होता, वरना हमारा हाथ जल जाता। ऐसा कुछ नहीं है, पानी बॉईल होता है। क्या पोपो पानी कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि पानी बॉईल नहीं होता। याद है जब हम लोग नहीं दीपिका, नहीं समझने की कोशिश करो। अरे आप मत घबराइए, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। हमें K3 का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल वाटर साइकिल पर है। पृथ्वी की सतह पर से पानी हमेशा इवेपोरेट होता जाता है और वो हवा से मिल जाता है। पर भाप बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और वो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या सच में नदी और समुंदर का पानी बॉइलिंग हॉट होता है? और हम झगड़ इसलिए रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसका जवाब कैसे दें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता दीपिका। इन दोनों को यूं ही झगड़ने देते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। अब सवाल इतना इंटरेस्टिंग है तो जवाब भी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में देना पड़ेगा। ये भी तो वेपराइजेशन है। मेरी सांस का मॉइस्चर वेपर बन गया। तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, ये जानते हैं आप? देखिए, समुंदर का पानी अगर उबल रहा होता तो क्या ये मछुआरे उसमें खड़े हो पाते? क्या समुंदर के अंदर सभी जीव बॉईल नहीं हो जाते? पर सच है कि समुंदर का पानी इस वक्त भी भाप बन रहा है। वाष्पीकरण जो होती है सतह पर, इसमें पानी के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भाप बनकर हवा में मिल जाते हैं, लेकिन समुंदर का पानी उबल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ बॉइलिंग या उबलना, ये एक बल्क प्रोसेस है जिसमें पूरे लिक्विड का तापमान बॉइलिंग पॉइंट पर है। केतली के सभी मॉलिक्यूल्स इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तेजी से बन रही है। सब तरफ बुलबुले उठ रहे हैं। एक फैक्ट याद रखें, पानी को आप कितना भी गर्म करें, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। केटू का तो कोई जवाब नहीं है। ऑफ कोर्स उनका जवाब है। इनफैक्ट उनके पास तो हर चीज का जवाब है। तुम्हें लगता है कि केटू को पता होगा कि कुत्ते की नाक ठंडी क्यों होती है? क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे भेजा है तनुश्री सेन ने जमशेदपुर से। तो चलो केटू से पूछते हैं कि क्या इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है। डॉगीज की नाकें ठंडी क्यों होती हैं? ठंडी और गीली। उनकी नाकों को इस अंदाज में कभी नहीं देखा होगा आपने। चलिए देखते हैं और सूंघ निकालते हैं इस केतली का जवाब। कुत्तों की नाक अजब है। गीली इसलिए क्योंकि नाक के अंदर है विशेष ग्रंथियां जो उसे लगातार गीला रखती हैं। ठंडी इसलिए क्योंकि नाक से लगातार इवेपोरेशन होती है। कुत्ते के स्वेट ग्लैंड्स सिर्फ पंजों में हैं,
इसीलिए वो जीभ बाहर लटकाकर हाँफता है और नाक से भी गर्मी दूर भगाता है। गीली नाक ही सूंघने में मदद भी करती है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता हमसे बहुत ज्यादा होती है। बल्कि कुछ कुत्तों की ब्रीड्स तो ऐसी होती है जो हमसे 10,000 गुना ज्यादा बेहतर सूंघ सकते हैं। और हाथी तो कुत्तों के भी गुरु हैं। आपको तो पता ही है उनकी नाक कहाँ होती है। उनकी नाक होती है उनकी सूंड की टिप पर। इससे वो किलोमीटर्स तक की खुशबू ले सकते हैं। खुशबू और बदबू भी। दीपिका, भाई पोलार बेयर्स भी अपने सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत मशहूर हैं। और पोलार बेयर्स को तो हम भूल ही गए। यही तो है हमारा K3, पोलार बेयर्स और वॉलरसेस। आई एम श्योर K2 को जरूर याद होगा। चूहे, हाथी, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, डॉल्फिन, सील्स, वॉलरस और हम सब एक ही फैमिली के तो हैं, रिश्तेदार। हम सब हैं मैमल्स, स्तनधारी। तो ध्यान में रखिएगा ये बात जब हम देंगे आपको हमारा अगला K3। तो मान लेते हैं ये बोतल है एक पोलर बेयर। इस पोलर बेयर को लगानी है इसके अंदर डुबकी अपना खाना लेने के लिए। तो इसने ली एक लंबी सांस। शुरू हो जाए। अब अंदर जाकर ये छोड़ेगा अपनी सांस। अब क्या ये फिर से सांस अंदर खींच पाएगा? देखें। ये दोनों मैमल्स हैं स्तनधारी। खाने की तलाश में पानी के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन सांस रोककर। कोई भी मैमल पानी में सांस नहीं ले सकता। पोलार बेयर गोता लगाता है और 2 मिनट तक अंदर रह सकता है। पानी के अंदर सांस लेने के लिए बनी है तो सिर्फ मछलियां। मुंह से पानी अंदर, जो गिल्स के ऊपर से बहता है, और उसमें घुली ऑक्सीजन मछली अंदर ले लेती है। व्हेल्स पानी के अंदर सांस रोकने की चैंपियन है तो मैमल, लेकिन अपने आप को पानी के अंदर रहने के लिए अडैप्ट कर लिया है। टर्टल्स और सांप भी पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। बस याद रखना है तो सिर्फ ये कि मछलियां यानी फिशेस के अलावा कोई भी पानी में सांस नहीं ले सकता। इसे ट्राई भी ना कीजिए। सबसे मोटा, सबसे पतला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे तेज, सबसे धीमा, पहला, फर्स्ट एवर। ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैक्ट्स में हम सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है। तभी तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे मजेदार सवाल, जिनके जवाब देंगे फटाफट। दुनिया में पहला ग्लोब बनाने का श्रेय जाता है मार्टिन बीहेम को। बीहेम जर्मनी में मैप मेकर थे। नक्शे बनाना उनका काम। एलिमेंट्स में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है टंगस्टन का। स्टैंडर्ड प्रेशर पर 5000 केल्विन से भी ज्यादा। पीरियोडिक टेबल में उसका पड़ोसी रीनियम भी उसकी टक्कर का है। इस हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के कारण टंगस्टन का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है। पहली ईमेल भेजने का श्रेय जाता है इंजीनियर रे टॉमलिंसन को। वर्ष 1971। पहली इलेक्ट्रॉन मेल टॉमलिंसन ने खुद को भेजी, अगल बगल रखे एक कंप्यूटर से दूसरे को। टॉमलिंसन ने ही पहली बार @ सिंबल को यूज किया था। क्या आपको पता है कि पहले बटरफ्लाइज को फ्लटरबाइज कहते थे? फ्लटरबाइज। तितली अपना जीवन शुरू करती है एक छोटे से अंडे से। अंडे से निकलता है कैटरपिलर। ये वो रूप है जिसमें जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है, खाना, खाना और खाना। खूब मोटा होकर कैटरपिलर बन जाता है एक कोश, प्यूपा या क्रिसलिस। ये विकास का समय है, बदलाव का। अंदर पंख बनते हैं,
धीरे धीरे कैटरपिलर एक तितली में बदल जाता है। फिर समय बाहर निकलने का। तितली अब वयस्क है, अडल्ट, वो पूरी बढ़ चुकी है। इसके बाद सिर्फ उम्र बड़ी होती है, आकार नहीं। लेकिन अब हम आपको सिर्फ बाय कह सकते हैं। बस उतना सा ही टाइम बाकी है। लेकिन जाने से पहले जल्दी आपको बता देते हैं इस गुनगुनाते गुब्बारे का राज। हमने इस गुब्बारे के अंदर डाला था ये नट बोल्ट, और देखिए फिर ये गुब्बारा कैसे गुनगुनाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। हम बच्चों की साइंस की दुनिया में ऐसा ही होता है।